खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन के निधन पर समाचार मिलते ही भाजपा परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी। नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के नेतृत्व में दिनेशपुर नगर क्षेत्र के तमाम लोग राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में इकट्ठा हुए। इस दौरान हीराबेन के चित्र के सामने फूल अर्पित करने के साथ 2 मिनट का मौन रखकर क्षेत्र के तमाम लोगों ने शोक संवेदना प्रकट की। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दिनेशपुर से। हीराबेन के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए और हीराबेन के चित्र पर माल्यार्पण किया और साथ ही उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ये तस्वीरें भी दिनेशपुर से आप देख सकते हैं। मां हीराबेन के निधन पर शोक की लहर दौड़ पड़ी और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और साथ ही मां हीराबेन की चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री मां का देहांत हो गया, उसको हम श्रद्धा से श्रद्धांजलि किए और उनके दुख के साथ श्रद्धांजलि का अर्पित किए। पूरे नगरवासी एवं दिनेशपुर वासियों ने सभी मिलकर इस दुख की घड़ी में उनका श्रद्धांजलि अर्पित किए गए। आज दिनेशपुर के आम जनमानस यहाँ पे सब पहुंचे हैं। विषय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माताजी का आज देहांत हुआ है और पूरे जनमानस दिनेशपुर के व्यापारी भाई भी यहाँ पहुंचे हैं और हीराबेन को आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में गंगा स्वच्छता और निर्मलता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2019 में गंगा को आजीविका एवं विकास से जोड़ने के उद्देश्य से जो अर्थ गंगा मॉडल के रूप में दिया गया था, उसके तहत उत्तराखंड राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। गंगा परिषद की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। वहीं प्रदेश सरकार के महालेखाकार प्रविंद्र यादव अल्मोड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में जिले के विकास कार्यों से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों में आने वाली दिक्कतों को लेकर चर्चा की और निर्माण कार्य में होने वाली दिक्कतों के समाधान के बारे में अधिकारियों से जानकारी भी ली। अल्मोड़ा से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अल्मोड़ा दौरे पर रहे हैं प्रविंद्र यादव, विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही निर्माण कार्यों के बारे में उन्होंने जानकारी भी ली। अल्मोड़ा जिले में चल रही विकास कार्यक्रमों का जिलाधिकारी महोदय से और क्षेत्र ये जो अधिकारीगण हैं जो इसके क्रियान्वयन में लगे हैं उनसे विस्तार से चर्चा हुई। विशेषकर जो उनकी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है और उसको हम शासन स्तर पर या निदेशालय स्तर पर उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का देहांत हो गया, जिसको लेकर पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और दुख भी व्यक्त कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस अवसर पर दुख व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र भट्ट ने कहा कि मां की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जिस तरह से जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को संस्कार दिए, राष्ट्रभक्ति लिए तैयार किया, वैसे ही दिवंगत हीराबेन ने भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निरंतर हौसला दिया।
जैसे आज सुबह उन्होंने सुबह 3:30 बजे ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी ने कि 100 वर्ष की यात्रा का अंतिम विराम आज हुआ है, और उन्होंने कहा कि संघर्ष की गाथा थी, वो त्याग और संघर्ष की गाथा। तो मैं समझता हूं कि उनको जितना भी उनके बारे में कहा जाए, जितना भी उनको याद किया जाए, जब ऐसे व्यक्तित्व को याद करते हैं उनके बारे में माँ के संस्कारों से ऐसा व्यक्ति जो आज भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान बनाए हुए हैं, आज बड़ा दुख का दिन है। हीरा बहन जी हमारे बीच में नहीं रही। मोदी जी के व्यक्तित्व को निखारने में इतना बड़ा योगदान उनका रहा। स्वयं मोदी जी ने भी अनेकों स्थानों पर उनके संघर्ष की चर्चा की है और उनके संघर्ष वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने अपने गृह नगर से देश में बसे नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने का काम शुरू किया है। इसके लिए आयोग ने ईवीएम मशीन विकसित की है। इससे प्रवासी मतदाताओं को देश में कहीं से भी अपने गृह मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करना संभव होगा। आयोग ने बहु निर्वाचन क्षेत्र प्रोटोटाइप रिमोट ईवीएम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 57 राज्यीय दलों को आगामी 16 जनवरी को आमंत्रित किया है। इस अवसर पर आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। वहीं दिल्ली से देहरादून जाते समय कार एक्सीडेंट का शिकार हुए ऋषभ पंत से मिलने अनुपम खेर और अनिल कपूर देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे। दोनों अभिनेताओं ने ऋषभ पंत के साथ मुलाकात की। इस दौरान अनुपम खेर और अनिल कपूर ने कहा कि ऋषभ पंत ठीक हैं और बात कर रहे हैं। हम उनके फ्रेंड के तौर पर यहां पर आए हैं। रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी कहने भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक है। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको। बहुत हंसाया। हाँ, बहुत हंसाया। सर आपसे मिलकर उनको कैसा लग रहा था? मतलब आप लोग सुपरस्टार्स हैं तो ऑब्वियसली खून तो बढ़ जाता है। हम तो एज मेडिकली फैंस मैं फैन हूँ और अनुपम जी भी फैन है। और हमने कहा जी जाना चाहिए हम ऐसे ही नीचे लॉबी में बैठे रहे 15 मिनट। हमने तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पहचाना, मतलब हमने मास्क वास्क लगाए थे तो फिर हम उनको गए। और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना जरूरी होता है कि ढाढ़स बनाने। दिनेशपुर थाना के कालीनगर गांव में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे एक परिवार का सारा सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर अपने काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन आग कैसे लगी इसके बारे में किसी को नहीं पता। आसपास के लोगों ने घर से धुआं निकलता देख आग पर काबू पाने की कोशिश की, पर जब तक आग बुझती तब तक मनी मोहन विश्वास के घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं पूरा परिवार शासन प्रशासन से मांग कर रहा है कि किसी तरह घर में रखा सामान जो जल चुका है उसका मुआवजा दिया जाए। इनके घर पे कोई नहीं थे और कोई स्कूल वगैरह गए थे बच्चे और कोई मतलब कि कामकाज करने वाले बंदे हैं, सारे हैं घर के ही। तो अचानक लग गए आग और हमें बिल्कुल पता ही नहीं लगा। जैसा आग लगे फिर हम पड़ोसी सारे इकट्ठा होके जैसे तैसे बिल्कुल आग पहले तो आग इसमें बुझाने की कोशिश की है और आग बुझते बुझते सारा कुछ जल गया। सब स्कूल चले गए और सब वो काम पे चले गए थे। मेरे जेठ की घर है ये, मेरे घर उधर है। मैं भी घास काटने चली गई थी, घर पे कोई भी नहीं था। उस समय घर पे ताला लगा हुआ था, इसके बाद ऐसे हो गया हादसा। क्या क्या नुकसान हुआ है? सब कुछ नुकसान हो गया। वॉशिंग मशीन था, चावल उवल सब कुछ, राशन वाशन सब कुछ वही था।
हमें तो कुछ पता नहीं था। हम सुबह यानी जैसे हर रोज का होता है हम लोगों का, हम रोज ताला मार के जाते हैं घर पे, तो आज भी गए थे वैसे। फिर हम लोग स्कूल जब पहुंचे तो करीबन ऐसे 12 बजे के लमसम हमें पता चला कि घर पे आग लगी है। तो हम स्कूल से फिर मैम को बोल के हम स्कूल से घर आए, फिर आके देखे तो ऐसा यहाँ पे ये हो चुका है हादसा। तो इसमें हमारा बहुत कुछ नुकसान हुआ है, जैसे वॉशिंग मशीन था हमारा, फिर बहुत कुछ सामान था, राशन था, कपड़ा था। नई खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां बाल विकास परियोजना ग्रामीण कार्यालय में देर रात चोरी का मामला सामने आया है। जसपुर बाल विभाग परियोजना ग्रामीण कार्यालय पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर कार्यालय में रखे मोबाइल फोन, लैपटॉप और कागजात लेकर फरार हो गए। वहीं प्रभारी सीडीपीओ बाल विकास परियोजना ग्रामीण अंबिका चौधरी ने बताया कि रात बाल विकास केंद्र में चोरी हुई है, जिससे कुछ मोबाइल फोन, लैपटॉप और पत्रावली गायब हुई है और पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। जसपुर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बाल कार्यालय में चोरी हो गई है। आपको बता दें कि चोरों ने लैपटॉप और साथ ही कुछ कागजात पर हाथ साफ किया और अब इसकी पूरी जांच पुलिस कर रही है। बाल विकास परियोजना कार्यालय में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। विकास परियोजना कार्यालय में रात चोरी हुई है, तो इसमें हमारा कुछ पत्रावलियां हैं जो बिखरी पड़ी हैं, सारी अलमारियों के ताले टूटे पड़े हैं, लैपटॉप और एक टैबलेट और कुछ मोबाइल फोन है, पुराने भी और एक नया, और अभी तो बहुत ही सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। मोटा मोटी चीजें तो यही हमने अभी देखी है कि कार्यालय में लैपटॉप वगैरह भी टूटे पड़े हैं, तो ये सब गायब हैं। तो हमारे यहाँ 20 मोबाइल आए थे, जिसमें एक अभी अलमारी में भी रखे थे नए कुछ, और उसमें गायब हैं, और पुराने मोबाइल भी गायब हैं इसमें। उधम सिंह नगर के जसपुर उत्तराखंड बॉर्डर में नववर्ष को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से आने जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की ओर से यात्रियों की सघन चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आते हैं। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशों के बाद बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने और हर आने जाने यात्री की कड़ी तलाशी करने के निर्देश दिए गए हैं। धर्मपुर बॉर्डर चौकी प्रभारी गणेश भट्ट ने बताया कि नववर्ष के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बाद सभी बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के बाद ही गाड़ी को सीमा प्रवेश करने दिया जाएगा और जो भी आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जसपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां नववर्ष को लेकर अब पुलिस प्रशासन अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बॉर्डर पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से पर्यटक उत्तराखंड पहुंचते हैं नववर्ष के मौके पर। इसी कड़ी में उत्तराखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और साथ ही जसपुर में भी प्रशासन की तरफ से यह अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। ये नववर्ष के मौके पर 31 के मद्देनजर 30 और 31 तारीख को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से ये समस्त बॉर्डर्स पे चेकिंग चल रही है, जिसमें धर्मपुर बॉर्डर पर भी चेकिंग चल रही है। इधर बाहर से आने वाले जितनी भी गाड़ियां होंगी उनकी चेकिंग होगी और चेकिंग के उपरांत उनको भेजा जाएगा। चेकिंग में जो भी गड़बड़ी करता हुआ पाया जाएगा या हुड़दंग मचाता हुआ पाया जाएगा, बिना लाइसेंस के पाया जाएगा, बिना कागजात के पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं घोडानाला स्थित चाइल्ड सेक्रेड पब्लिक स्कूल पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यहां नीति आयोग के अनुदान से बनी आधुनिक साइंटिफिक लैब का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के बच्चों से भी मुलाकात की। साथ ही आपको बता दें कि बच्चों से लैब में रखी मशीनों के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बने विद्यालय में अत्याधुनिक लैब के उद्घाटन कर कहा कि सौभाग्य की बात है कि नीति आयोग के सौजन्य से
एक आधुनिक लैब का निर्माण कराया गया है, जिससे कि बच्चे तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विद्यालय प्रबंधक द्वारा उनके कोई सहयोग मांगा जाता है तो उसके लिए भी वह सदैव तत्पर है। उन्होंने इस कार्य के लिए विद्यालय प्रबंधक को शुभकामनाएं भी दी। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री लालकुआ दौरे पर पहुंचे और साथ ही आधुनिक साइंटिफिक लैब का फीता काटकर शुभारंभ किया है। साथ ही यहां पर बच्चों से भी मुलाकात की और लैब में लगे उपकरणों के बारे में भी जानकारी ली। तस्वीरें आप देख सकते हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे हैं। लालकुआ का यह दौरा रहा उनका। आधुनिक साइंटिफिक लैब का शुभारंभ भी किया गया। अभी मैंने इसको जब मैं सांसद बना था सबसे पहले उठाया, आप सब जानते हैं। उसके बाद लगातार मैं इसमें लिखते रहा हूं। इसमें चूंकि केंद्र सरकार में बहुत जांच हुई, इसकी फाइलें चली, उसके बाद एक किस्म से इसको निरस्त जैसा कर दिया। कहा कि जब तक आपकी सरकार इसमें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती है, इसलिए हमको सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसको स्थगित करना पड़ रहा है। वो मामला ठंडे बस्ते में। हमारी धामी जी की प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो, क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इन्हीं सबको लेकर प्रयास किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा सभी को मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वही खबर बड़कोट से है, जहां जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जहां प्रबल प्रहार के तहत तस्करों की धरपकड़ की जा रही है, वहीं स्कूली बच्चों सहित आम नागरिकों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उत्तराखंड बी मरुगेशन और पुलिस अधीक्षक अपर्णा यदुवंशी ने बुद्धि सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज में स्कूल बच्चों को स्लाइड शो के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव बताकर नशा न करने की अपील की है। बड़कोट से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों को शपथ दिलाई गई है और साथ ही अपील की गई है कि नशा नहीं करना चाहिए। जी का जो अभियान है ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025, उसी तहत उस अभियान के तहत हम यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी देखेंगे और जनता यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक ड्रग्स के अगेंस्ट की जो अवेयरनेस है वो भी क्रिएट करें। उस कड़ी में अपना आज यहाँ पे एक वही खबर रुड़की से है, जहां विधायक प्रदीप बत्रा ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण उनके द्वारा आने वाली कोरोना के खतरे को देखते हुए किया गया। इस निरीक्षण के दौरान ओपीडी से डॉक्टर गायब मिले, जिसको लेकर उन्होंने ऐतराज भी जताया। साथ ही आपको बता दें कि तस्वीरें आपको रुड़की से दिखा रहे हैं, जहां निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान ओपीडी से डॉक्टर गायब मिले। सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए विधायक पहुंचे। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं रुड़की से, जहां डॉक्टर गायब मिले, जिसको लेकर विधायक ने ऐतराज भी जताया है। सिविल हॉस्पिटल का आज ऑब्जर्वेशन किया गया। देखिए कोरोना आने वाला है, कोरोना की तैयारियां हमें रखनी है। एक मॉक ड्रिल जो है मैंने यहाँ पर किया और आईसीयू यूनिट तो यहाँ पर अच्छा बना है, बट आईसीयू यूनिट में डॉक्टर भी आईसीयू यूनिट में पेशेंट एडमिट नहीं कर रहे हैं और एक ऑफिस की तरह बना हुआ है वो। तो मेरा कहना है कि इसके वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट चालू हो और पेशेंट यहाँ पर एडमिट हो, ताकि लगातार लोगों का इलाज चलता है, तो जिससे कि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। खबर शक्ति फार्म के राजकीय प्राथमिक विद्यालय से है, जहां बाल शोध मेले का आयोजन किया गया। मेले के आयोजन में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन संस्था ने विशेषकर सहयोग किया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों को उनके गांव के इतिहास के बारे में बताया गया। साथ ही नक्शा, भार मापने के साधन जैसे विषयों पर प्रोजेक्ट तैयार किए गए। शक्ति फार्म से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाल शोध मेले का आयोजन किया गया है।
फाउंडेशन ने ये आयोजन किया है। इसमें सूद मेला एक APF की मदद सहयोग से हमने ये स्कूल में चलाया, अजीम जी प्रेम की फाउंडेशन की मदद। तो ये बहुत अच्छा बाल सूद मेला है। इसमें क्या हुआ कि जो हमारे बच्चे हैं कक्षा 3, 4, 5 के जो बच्चे हैं उनको 4 ग्रुप में हमने बांट दिया। उनको 4 टॉपिक हमने उनको दे दिए, जैसे एक जल था, एक हिसाब किताब और किताब और ये 4 ग्रुप बना के हमने उनको समुदाय में तो ये जानकारी उन्होंने ली थी कि कितने लोग आए थे और उस समय कैसा रहन सहन था उनका, कौन सा जंगल था, किस विषय पर समझ किया हमारे विद्यालय के बच्चों ने एक गांव के इतिहास पर किया और एक नजरी नक्शा जो बनाया जाता है, एक नजर में हम कैसे नक्शा बना सकते हैं जिसमें हम कोई मानक नहीं रखते हैं, तो गांव का नजरी नक्शा बच्चों ने बनाया कैसे हम बना सकते हैं उसको आपने देखा होगा। और हमारे विद्यालय में कुछ लाइब्रेरी की पुस्तकें हैं, तो लाइब्रेरी की पुस्तकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, जैसे कुछ पुस्तकें जो है कहानी के रूप में होती हैं, कुछ पुस्तकें कविताओं की होती हैं, कुछ अल्मोड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां पर अनेक प्रकार की ऐतिहासिक चीजें पाई जाती हैं। यहां की ऐतिहासिक बाल मिठाई आज भी प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा की बाल मिठाई ने जहां देश विदेशों में नाम कमाया है, वहीं यहां पर ट्वीट की भी एक अपनी ही पहचान है। इसको और बढ़ावा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अल्मोड़ा के 2 उत्पादक बाल मिठाई और ट्वीट को चुना गया, जिसको लेकर लोगों ने इसका स्वागत किया है। बाल मिठाई के निर्माताओं ने जहां इसका स्वागत किया, वहीं उन्होंने कहा कि नगर में 200 से अधिक लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार द्वारा इसमें सब्सिडी दी जाए, जिससे और अधिक लोग इससे जुड़ सके। देखिए, प्रत्येक जनपद के 2 उत्पादों को सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसीलिए उनको चिन्हित भी किया गया है। और मैं समझता हूं कि अगर इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जाए, सबसे पहली बात यह है कि उसकी बिक्री की व्यवस्था होनी चाहिए, बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बाजार की व्यवस्था सरकार करा लेती है तो मैं समझता हूं कि यहाँ के उत्पादों को बदलते मौसम के मिजाज के बाद मोक्ष धाम बद्रीनाथ में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें नए साल से ठीक पहले बद्रीनाथ में बर्फबारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आजकल बद्रीनाथ के कपाट शीतकालीन अवकाश के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिस कारण ये पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से आप भी पृथ्वी पर बैकुंठ धाम कहे जाने वाले बद्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, जहां पर नए साल से ठीक पहले झमाझम बर्फबारी शुरू हो गई है। वही खबर रुड़की से है, जहां बाबा गरीब शाह के आशियाने से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के सालाना उर्स पर कलियर से अजमेर शरीफ के लिए छड़ी मुबारक रवाना हुई। आपको बता दें कि यह जत्था 24 दिन तक पैदल यात्रा करने के बाद अजमेर शरीफ पहुंचेगा, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। बाबा गरीब साहब काबरी मदरसा गुलजार मलाउद्दीन अजय मसाफी चौपर से आ रहे हैं और दिल्ली निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काशी रहमतुल्लाह में हाजिरी देकर हिंदुस्तान की अमन सलामती की दुआ मांगेंगे और हुजूर गरीब नवाज के दरबार में हाजिर होकर झंडिया और झंडे पेश करेंगे और हिंदुस्तान। खबर चंपावत से है, जहां नए साल को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि जनपद में नववर्ष के मौके पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मां पूर्णागिरि धाम में 31 दिसंबर पर कई प्रदेशों से मां पूर्णागिरि धाम में दर्शन के लिए हजारों तीर्थयात्री पहुंचते हैं,
जिसको लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। किस तरह से नववर्ष हो उसके लिए ध्यान में रखते हुए जो मेन चौराहे हैं, मुख्य जगह, वहां पर हमने पिकेट व्यवस्था कर रखी है। साथ साथ पेट्रोलिंग पार्टी हर समय रहेगी। एल्कोमीटर के साथ पुलिस फोर्स हर थोड़ी दूर पे मौजूद रहेगी, ताकि अगर कोई हुड़दंग मचा रहा है या ड्रिंक करके कोई अगर वाहन कोई तेज गति से गलत तरह से चला रहा है तो उनके खिलाफ हम ठोस से कठिन कार्रवाई उसमें करेंगे। उसमें तुरंत उनकी गाड़ी को हम सीज करेंगे। इसके अलावा सबसे जो मेन हमारे लिए चैलेंज रहेगा वो माता पूर्णागिरी का रहेगा। धाम उस दिन काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो मेले के दौरान हम व्यवस्था करते हैं उस तरह की ही व्यवस्था सेक्टर सिस्टम के हिसाब से हम पूर्णागिरी धाम के लिए हम करने जा रहे हैं। वहीं पार्किंग करा के टूली गार्ड से फिर आगे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।